एंड वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज CS पायल कोहली एंड आज इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की फास्ट ट्रैक रिवीजन की। बट देखो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हर चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन हम 15 से 20 मिनट के अंदर फिनिश करने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर से पहले, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। और इसके बाद हम एक वीडियो ऐसी डालेंगे जिसमें हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो दोनों वीडियोस हर दिन देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की। यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट मेंशन है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूं सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट कि आपको इस चैप्टर में बस यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। बट क्योंकि ये बहुत ही छोटे से लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको दिखाने के लिए यहां पे हमने थोड़ा बड़ा सा फ्लो चार्ट बना दिया और 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया है। शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट के मतलब के साथ, क्योंकि नाम क्या है चैप्टर का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट का मतलब ही जानना चाहिए। मैनेजमेंट बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके चलते हुए हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। अब ये जो लाइन मैंने अभी आपको बोली उसमें 3 वर्ड्स हाईलाइटेड थे, वन इज प्रोसेस, वन इज इफेक्टिवनेस, वन इज एफिशिएंसी। इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं। ये बोलते हैं मैनेजमेंट एक स्टेप से नहीं बना, मैनेजमेंट मल्टीपल स्टेप से मिलके बनता है। मतलब कोई भी इंसान मैनेजमेंट करता है तो उसको बहुत सारे स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं, जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और वो पता नहीं पिछली स्लाइड पे चला गया है। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये होता क्या है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद ये बोलते हैं ये पूरी प्रोसेस होनी चाहिए इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में। 2 वर्ड्स हैं, मिलते जुलते हैं लेकिन मतलब बहुत डिफरेंट है। इफेक्टिव का मतलब होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करना विद इन टाइम ड्यूरेशन जो भी आपको दिया गया है। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई काम करने के लिए 20 मिनट दिए गए हैं, तो 20 मिनट के अंदर अगर मैं वो टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं इफेक्टिव कहलाई जाऊंगी। एफिशिएंसी का ऑन द अदर हैंड मतलब होता है कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव करना। तो जब मेरे को 20 रुपए दिए जाएं और बोला जाए इससे जितना कुछ तुम खाने का ला सकती हो ले आना, मैंने 3 रुपए का समोसा ले लिया, 4 रुपए की पानीपुरी ले ली, 5 रुपए की पापड़ी चाट ले ली, ऐसे मिलती नहीं है बट इमेजिन कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट लाने की कोशिश करी, तो मैं क्या कहलाई जाऊंगी, मैं कहलाई जाऊंगी एफिशिएंट। ठीक है, तो इफेक्टिव बोले तो टाइम से रिलेटेड, मतलब ऐसी चीज जो कि आपको बेसिकली टास्क कंप्लीट करवाने पे फोकस करती है, और एफिशिएंसी का मतलब कि आप कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव करते हो। तो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस मैनेजमेंट की कैसे करनी पड़ती है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में करनी पड़ती है। अगर आप डिटेल्ड वे में इसे समझना चाहते हैं तो 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डला हुआ है चैनल पे, जाके देख लेना। यहाँ क्योंकि क्रिस्प में समझा रही हूँ तो बहुत ही 1-on-1 मतलब एक लाइन करके आएगी सबकी एक्सप्लेनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इसलिए करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट करते वक्त, मैनेजमेंट के बारे में सोचते वक्त, मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस करते वक्त आप सिर्फ और सिर्फ गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट हर लेवल के इंसान को करना पड़ता है, मैनेजमेंट हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। अब क्योंकि क्रिस्प में बोल रही हूं तो हर लाइन जो बोलूंगी इंपॉर्टेंट होगा और वहां से वर्ड्स पिक करके स्क्रिबल कर लेना अपनी नोटबुक में। यहां मैंने 2 चीजें बोली कि मैनेजमेंट हर लेवल के लोगों को करना पड़ता है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, एंड एट द सेम टाइम हर रीजन की ऑर्गेनाइजेशन को भी करना पड़ता है। फॉर से यूएसए का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट दोनों को करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बोलूं कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, दोनों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टॉप लेवल को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लोअर लेवल को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो परवेसिव का मतलब होता है जो हर किसी को करना पड़े। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। हम काम की भी मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसकी मैनेजमेंट भी करेंगे। हम लोगों की भी मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना जरूरी है। और हम ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस चल रहे हैं, ऑपरेशंस चल रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है, कुछ प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ऐसी नेचर के जो ऑपरेशन चल रहे हैं उन सबकी भी मैनेजमेंट हमें करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, वर्क, पीपल और ऑपरेशन तीनों से रिलेट करती है और तीनों में ही हमें मैनेजमेंट घुसानी पड़ती है। फिर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार अगर आपने मैनेजमेंट शुरू करी तो फिर पीछे मुड़ने लायक कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी वापस जाने लायक नहीं है। आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक बार शुरू होती है फिर कभी खत्म नहीं होती। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, बहुत सारे लोगों को मिला के बनती है। बोले तो एक इंसान मैनेजमेंट कर रहा है बाकी नहीं कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हो रहा है नहीं बोला जाएगा। मैनेजमेंट हर इंसान को करना पड़ेगा, साथ मिलकर करना पड़ेगा। तो ये ग्रुप एक्टिविटी, एक सिंगल इंसान का काम नहीं है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, बोले तो बदलते समय के साथ मैनेजमेंट को बदलना पड़ता है। अगर वो अपने आप के अंदर बदलाव नहीं लाएगी तो वो ऑब्सलीट हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो प्रेजेंट तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, भगवान जी हैं तो सही लेकिन हमें दिखते नहीं है, हवा है तो सही दिखती नहीं है। तो मैनेजमेंट भी कुछ ऐसी ही है कि इनटैंजिबल है, दिखाई नहीं देती लेकिन प्रेजेंट जरूर है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, मैनेजमेंट के। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।
ऑब्जेक्टिव बोले तो मैनेजमेंट किया क्यों जाता है, क्या गोल है इसका, तो ये बोलते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। नाम पे चले जाना तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो कि इससे रिलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवा पाए। सर्वाइव बोले तो अगर हमने 2000 रुपए लगाए हैं तो एटलीस्ट हम मेक श्योर करेंगे 2000 रुपए तो हमें रिटर्न में मिल ही जाए, हम लॉस में नहीं चले जाए। तो इससे आप सर्वाइव करोगे। एक बार आपने सर्वाइव वाली स्टेज कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप चाहोगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट कमा ले। 2000 रुपए लगाए हैं, 3000 रुपए तो एटलीस्ट मिल ही जाए हमें। तो ये स्टेज अगर आपने कंप्लीट कर ली, फिर आएगी ग्रोथ वाली स्टेज कि एक ऑर्गेनाइजेशन लगा लिया, चलो अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतनी सी थी, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये होती है 3 स्टेजेस, जो भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गोल लेके आता है तो वो पूरी करने की कोशिश करता है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगी तो सबसे पहले मैं उसके सर्वाइवल के बारे में सोचूंगी, फिर प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचूंगी और फिर मैं सोचूंगी उसके ग्रोथ के बारे में। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमारी सोसाइटी से रिलेट करते हैं। मुझे मेरे एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है, मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, मुझे अपने एरिया के लिए डेवलपमेंट प्रोसेस चलानी है। मतलब ऐसी चीजें जो सोसाइटी एट लार्ज को इन्फ्लुएंस करे। ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है और मैनेजमेंट का भी गोल होता है। फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये रिलेट करते हैं उन लोगों से जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मतलब लोगों से। पर्सनल बोले तो लोग से रिलेटेड, तो लोगों के रिगार्डिंग जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो पूरा करना भी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, सोशल मतलब जो कि सोसाइटी से रिलेट करता है, और पर्सनल बोले तो लोगों से रिलेट करने वाला। फिर बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ये बोलते हैं कि अगर एक बार आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ला दिया तो आपके लिए आपके गोल तक पहुंचना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपके गोल्स को अचीव करवाने में आपकी मदद करता है। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लाते हैं तो आप कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट डिराइव कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आती है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बनता है, मतलब जितने बदलाव सोसाइटी में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो वहां के लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनको वो सारी चीजें मिल रही हैं जो उनको चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको ये सारी चीजें चाहिए। तो हमारे तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही यही है ना, तो जो चीज ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, मतलब वो तो हम प्रोवाइड कर ही रहे होंगे, तुम्हारे लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। और अल्टीमेटली मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मदद करती है। ये हमने क्या पढ़ा था? सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का तो सपना ही है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का, तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का जिसका सपना होगा वो तो करेगा ही, और इससे सोसाइटी को बहुत ज्यादा क्या भी पड़ेगा, फर्क भी पड़ेगा, उसको काफी ज्यादा फायदा भी पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। अब आप चाहो तो ऐसे स्क्रिबल्ड वे में इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं चलती हूँ आगे वाली स्लाइड पे। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट अभी ले लो, क्योंकि उसके बाद मैं लिख दूंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों के लिए। चलो अब बात करते हैं मैनेजमेंट के नेचर के बारे में। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन से कंपेयर करते हैं कि मैनेजमेंट किसकी तरह है। देखें तो सबसे पहले हम आर्ट की तरह देखेंगे। कंपैरिजन का सिंपल सा तरीका है, आर्ट के फीचर्स उठाएंगे, मैनेजमेंट के फीचर्स उठाएंगे, दोनों को देखेंगे। अगर मैच कर रहे होंगे तो वो से मिलता जुलता है, मैच नहीं कर रहे होंगे तो वो से मिलता जुलता नहीं है। आर्ट की बात करें तो आर्ट में होता है थियोरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज होता है, बिल्कुल होता है। इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हमने, फ्योल के, टेलर के, दिस एंड दैट के। तो यस, ये वाला पॉइंट मैच करता है मैनेजमेंट से। आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है, हर इंसान का काम करने का अपना खुद का तरीका होता है, पर्सनल टच छुपा होता है। आर्ट में ऐसा होता है, मैनेजमेंट में ऐसा होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। तो ये वाला पॉइंट भी अग्री करते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये बोलते हैं आर्ट किसी की भी अच्छी कब होती है? जब वो कंटिन्यूअस वे में उसे करता रहे, हर रोज उसकी प्रैक्टिस करे और कुछ ना कुछ बढ़िया उसमें लाता रहे। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी कुछ ऐसा ही है। मैनेजमेंट, कोई भी इंसान मैनेजर अच्छा कब बनता है? जब वो नया नया कुछ सीखता रहे, हर दिन अपनी प्रैक्टिस में उस चीज को लाता रहे और क्रिएटिव बनता रहे दिन दिन। तो ये तीनों ही चीजें आर्ट की कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से मैच खा रही हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे यस, मैनेजमेंट क्या है? हमारा आर्ट है। तो आर्ट और मैनेजमेंट मिलते जुलते हैं। अब बात करें साइंस की, तो साइंस में ये बोलते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बोलते हैं कि साइंस में भी थ्योरी होती है। हमने अभी तो बात करी आर्ट में कि मैनेजमेंट में थ्योरी होती है, तो ये वाला पॉइंट मैच कर रहा है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये बोलते हैं यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल्स बनते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे बनते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, मतलब कहीं भी अप्लाई करोगे सेम वे में अप्लाई होंगे। अब भाई देखो, मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट क्योंकि लोगों से एसोसिएटेड होती है, तो हर बार जब हम उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जरूरी नहीं है हर बार सेम रिजल्ट आए, जैसे साइंस में आता है। साइंस में आप एक मिक्सचर में दूसरा मिक्सचर, आप एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिक्स करोगे तो उसका जो मिक्सचर बनेगा वो सेम बनेगा हर बार, अगर आप सेम क्वांटिटी में डालते हो तो। लेकिन एक इंसान को मैंने चिल्लाया कि क्या काम कर रहा है तू, एक दिन उसने उस चीज को पोलाइटली ले लिया क्योंकि वो उसका फर्स्ट डे था। सेकंड डे मैंने उसको चिल्लाया क्या काम कर रहा है तू,
तो उसने डिफरेंट वे में किया, बोला मैं आपके यहाँ पे काम नहीं करूंगा अगर आप इस टोन में मुझसे बात करोगे तो अब मैंने देखा ना एक्सपेरिमेंट करके कि भैया एक दिन तो इसने ऐसे रिएक्ट किया, अगले दिन इसने ऐसे रिएक्ट किया, तो कि मैं हर सिचुएशन में बोल सकती हूँ सेम रिजल्ट आता है? नहीं बोल सकती हूँ। तो इस जगह थोड़ा सा मैनेजमेंट और साइंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट साइंस के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं मिलता जुलता, इसलिए हम बोल देते हैं मैनेजमेंट क्या है, इम्प्योर साइंस है, या फिर पूरा पूरा साइंस नहीं है, पार्शियल साइंस है। अब बात करें प्रोफेशन की, तो फर्स्ट पॉइंट प्रोफेशन में है कि यहाँ पे डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मतलब हर इंसान प्रोफेशनल नहीं बन सकता। मैं सीएस हूँ, सीएस बनने के लिए मैंने आईसीएसआई के एग्जाम्स निकाले, वहां की मेंबरशिप ली, तभी मैं सीएस अपने नाम के आगे लगा पा रही हूँ। पर मैनेजमेंट में ऐसा कुछ होता है क्या? मैनेजमेंट में कोई ऐसी बॉडी बनी हुई है कि जो मैनेजर बनाती है लोगों को? नहीं बनी हुई, तो ये चीज मैनेजमेंट पे लागू नहीं होती। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे मैंने बोला सीएस का आईसीएसआई है, लॉयर्स का बार काउंसिल होता है, सीए लोग का आईसीएआई होता है, डॉक्टर्स का भी कुछ कुछ रहता है, लेकिन क्या इनका मतलब डॉक्टर्स का ऐसा मतलब एक यूनिफाइड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो क्या ऐसा मैनेजमेंट में होता है? नहीं होता। मैनेजमेंट में कोई ऐसे एक सिंप्लीफाइड एसोसिएशन नहीं है। प्रोफेशन का सर्विस मोटिव होता है, मतलब प्रोफेशन जब भी कोई इंसान करता है तो उसका सर्विस मोटिव होता है कि मैं लोगों की सेवा करूं, उनको सर्विस प्रोवाइड करूं। और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है अगर आप उस प्रोफेशन का पार्ट हैं तो। लेकिन ये सारी चीजें मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती हैं। तो मैनेजमेंट में प्रोफेशन की ज्यादातर चीजें नहीं पाई जाती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ इट मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। आई बात समझ में? आर्ट की ज्यादातर चीजें मैनेजमेंट में पाई जाती हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल रहे हैं। साइंस की कुछ चीजें पाई जाती है, इसलिए हम उसको इम्प्योर साइंस बोल रहे हैं। लेकिन प्रोफेशन की कुछ भी ज्यादातर नहीं पाई जाती, इसलिए हम उसको प्रोफेशन नहीं बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में। ये बोलते हैं मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी। मतलब लोअर मैनेजमेंट को ही सुपरवाइजरी मैनेजमेंट बोलते हैं, और बीच में आती है इनकी मिडिल मैनेजमेंट। कुछ इस तरह से इसका चार्ट बनता है, टॉप वाले सबसे ऊपर आते हैं, मिडिल वाले बीच में आते हैं, और लोअर वाले नीचे आते हैं। लोअर वाले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वर्कर्स के साथ, टॉप वाले सबसे ऊपर आते हैं और सबसे बुद्धिजीवी वाले लोग होते हैं, और सबसे ज्यादा जो बढ़िया वाला काम होता है यही करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंट देखना, बाहर का एनवायरमेंट देखना, मैच करना, क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या पॉलिसीज ला सकते हैं, क्या क्या कंपेटिटर्स को कैसे बीट कर सकते हैं, उनके रिगार्डिंग क्या सोच सकते हैं, ये सारा बुद्धिजीवी वाला काम जो है ना, दिमाग लगाने वाला जो काम है ना, वो टॉप मैनेजमेंट करती है। ठीक है, इसमें यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, इसमें यूजुअली सीईओ, सीएफओ, ऐसे बड़े बड़े नाम वाले लोग आ जाते हैं। बीच में आते हैं हमारे मैनेजर्स, जो यहाँ की बात सुनते हैं और आगे यहाँ पे कन्वे करते हैं, जो यहाँ की पॉलिसीज सुनते हैं, यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये बिचौलिए होते हैं बेचारे। ठीक है, बी से बिचौलिया, एम से मिडिल मैन। ठीक है, मतलब मिडिल में आने वाले लोग बिचौलिए होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच। वैसे कितनी गंदी लाइन बोली ना मैंने, कोई तुकी नहीं बना, बट ठीक है, इट्स ओके। मैनेजमेंट मतलब जो मिडिल वाले हैं मैनेजर्स, ये सब क्या करते हैं, ये बीच वाला काम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड एट द सेम टाइम जितने भी लोग जिनके नाम के आगे मैनेजर लगा होगा एक्सेप्ट जनरल मैनेजर, वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो इनका काम भी बता दिया, इनके नाम भी बता दिया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है ये पर्टिकुलर इंसान है, कौन से लेवल पे आ रहा है, ये पर्टिकुलर इंसान इस लेवल पे आ रहा है, बताओ इसका काम क्या है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लोअर वाले क्या करते हैं, लोअर वाले वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जो भी ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं उनको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में डालते हैं, और वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो टॉप लेवल को बताने का काम करते हैं। तो ये सबसे नीचे आते हैं और सबसे ज्यादा वर्कर्स के साथ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कॉन्टैक्ट में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। स्टार्टिंग के चैप्टर, मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है। तो वही प्रोसेस, वही फंक्शंस लिखे हुए हैं। प्लानिंग में बेसिकली हम एडवांस में सोचते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हर एक रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना, हर एक ह्यूमन बींग को ऑर्गेनाइज करना जाता है। स्टाफिंग में बेसिकली हम नए लोग कितने मतलब हमें जरूरी हैं, नए लोग कैसे आएंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, ओरिएंटेशन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ये सब देखा जाता है। डायरेक्टिंग में बेसिकली हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको लीड करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोलिंग में बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो सपने हमने प्लानिंग में अपने लिए देखे थे क्या वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। तो इस तरह से पूरी मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। एक बार कंट्रोलिंग खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है मैनेजमेंट प्रोसेस खत्म हो गई है, फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी हम बोल रहे हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक चीज खत्म हो गई दूसरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम इस चैप्टर के एंड पार्ट के बारे में, दैट इज कोऑर्डिनेशन, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस क्यों बोला जाता है, कि उसका फंक्शन क्यों नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि ये सारे फंक्शंस ना अलग अलग हैं, इन्हें साथ मिलाने का काम, इन्हें साथ लाने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। तो कोऑर्डिनेशन कायदे से हमें हर फंक्शन की बात चाहिए रहता है, हर डिपार्टमेंट में चाहिए रहता है, जिसकी वजह से ये हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप के जो अलग अलग एफर्ट्स हो रहे होते हैं उनको कंबाइन करके सेम ऑर्गेनाइजेशन की गोल के टुवर्ड्स लेके जाना हमारे कोऑर्डिनेशन का काम होता है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन मेक श्योर करता है कि हर लोग, हर इंसान सेम वे में अपना एक्शन कर रहा है, मतलब सेम वे में अपने एफर्ट्स लगा रहा है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है। कंटिन्यूअस प्रोसेस बोले तो एक बार कोऑर्डिनेशन शुरू होता है तो उसके बाद
वापस देखने का कोई वो नहीं होता, बहुत चलता रहता है। और उसके अलावा वो परवेसिव है, बोले तो हर लेवल को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, हर ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मैनेजर कोऑर्डिनेट करेगा काम नहीं चलेगा, हर मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, बोले तो कोऑर्डिनेशन जानबूझ के किया जाता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाएगी, आपको जानबूझ के विलिंगली डेलिबरेटली करना पड़ेगा, इंटेंशनली। अब इंपॉर्टेंस की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है साइज में, अभी छोटी थी अभी बड़ी हो रही है, तो उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है, तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन एक काम कर रही थी, अब वो 4 काम करने लग गई है, तो फंक्शंस बढ़ते जा रहे हैं ना, तो फंक्शंस बढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ेगी। स्पेशलाइजेशन, पहले हम बस ये माल बना रहे थे, अब हम इसका अंदर का भी कुछ मटेरियल बना रहे हैं, स्पेशलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे में भी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बोला था ना थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगी, अब ऐसे ही हर एक चैप्टर की रिविजन वीडियो आएगी। मेक श्योर करना सब देखना है पेपर से पहले, अगर थोड़ा ज्यादा जल्दी चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम ज्यादा जल्दी रिलीज कर देंगे, ठीक है। बट ये वीडियो और हमारी क्वेश्चंस वाली वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो जो हर चैप्टर की अलग आ रही है, जरूर देखनी है आप लोगों को, ताकि आपकी 12th की बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो। इसके अलावा और कोई मदद हमारी तरफ से आपको चाहिए तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।